हे गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम आप सभी का स्वागत है। अगर आप बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ऑल सब्जेक्ट को कराया जा रहा है। और अगर आपको सभी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाओ, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रखा है। वहां पे आपको पीडीएफ और क्लासेस सभी मिल जाएंगे लाइव और रिकॉर्डेड के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन से अश्रु गैस है। ऑप्शन ए क्लोरोपिक्रीन, ऑप्शन बी मैथिलीन क्लोराइड, ऑप्शन सी क्लोरोटोन एंड ऑप्शन मिथाइल क्लोराइड। तो अश्रु गैस कौन से हो जाएंगे? तो क्लोरोपिक्रीन जो है ये एक अश्रु गैस है। ठीक है, ये टीयर गैस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। पुतली द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा, दृष्टि पटल द्वारा या फिर अंध बिंदु द्वारा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिलियरी पेशियों द्वारा। यहाँ पे विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब को एक साथ फोकस कराया जाता है। मतलब ये जो हमारा लेंस है, आंख का लेंस, ये क्या करता है, एक साथ यहाँ पे रखे कोई वस्तु का प्रतिबिंब को भी फोकस करता है और यहाँ पे रखे कोई वस्तु का प्रतिबिंब को भी एक साथ ये रेटिना पे फोकस करता है। ठीक है, ये दोनों एक साथ करता है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो इन दोनों लेंस के दोनों किनारे पे एक सिलियरी पेशिया पाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, ये सिलियरी पेशिया मसल्स की होती है। ये क्या करते हैं, ये इस तरह से खुद को स्ट्रेच करते हैं और इस लेंस को पतला कर देते हैं। ठीक है, और फिर इधर ये स्ट्रेच करके, अंदर तरफ स्ट्रेच करके इसको मोटा कर देते हैं, इस लेंस को, इस तरह से। तो ये लेंस पतला मोटा होने की वजह से इसकी फोकस दूरी जो होती है वो चेंज होती है। जब पतला होता है तो फोकस दूरी दूर हो जाएगी, जब मोटा होगा तो फोकस दूरी सामने हो जाएगी। तो फोकस को ये कम ज्यादा करके क्या करते हैं, एक साथ बहुत सारे इमेज को ये रेटिना पे फोकस करते हैं और ये सिलियरी पेशियों के द्वारा ही हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस को कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन बी सरल दूरदर्शी, ऑप्शन सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरल सूक्ष्मदर्शी। आवर्धक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होगा जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। समतल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण के सम्मुख। ठीक है, वस्तु के समान अगर माप का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो यहाँ पे देखो मेंशन कर दिया गया वास्तविक प्रतिबिंब। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये अवतल दर्पण पे ही पॉसिबल है, उत्तल पे वास्तविक नहीं होता, काल्पनिक हो जाता है। ठीक है, और समान एक ही जगह पे होता है। समान कहाँ पे होता है? एक ही जगह पे, जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, मतलब सी पे हो। सी पर अगर कोई वस्तु है तो सी पे अगर कोई वस्तु है तो उसका फोकस इस तरह से, अगर कोई वस्तु सी पे है ना तो उसका जो प्रतिबिंब है वो सी पे ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, सेम साइज का बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक ही जगह पे पॉसिबल है, अवतल दर्पण के सी पर, मतलब वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित कर देता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल एंड ऑप्शन डी कोई भी दर्पण। तो यहाँ पे दर्पण की बात हो रही है तो दर्पण में हो जाएगा उत्तल। अपसारित मीन्स क्या होता है? अपसारित मीन्स होता है स्कैटरिंग। देखो ये मान लो उत्तल दर्पण है, अंदर तरफ पॉलिश है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। तो अगर अनंत से कोई भी प्रकाश आ रही है तो ये क्या करेगा, बाहर इसको अपसारित कर देगा। कोई भी प्रकाश आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर तो ये बाहर की ओर, ये बाहर की ओर उसको क्या करेगा, अपसारित कर देगा। ये बाहर की ओर अपसारित कर देगा। ये एफ है, ये सी है, तो ये बाहर की ओर अपसारित किसके द्वारा होगा? सिर्फ और सिर्फ उत्तल दर्पण में होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस पे एक जगह पे एकत्रित कर दिया जाता है, लेकिन उत्तल पे क्या होगा, अपसारित कर दिया जाएगा और उसको एक जगह पे एकत्रित करने को अभिसारित बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करेगा? प्लेटों के बीच की दूरी पे, सेल की ऊंचाई पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर। सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड की प्रकृति क्या है, कौन से तत्वों का बना हुआ इलेक्ट्रोड है, उसके अकॉर्डिंग ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से आयरन पर जंग लगने के कारण
कौन कौन से हो सकते हैं? लोहे पे जंग लगने का रीजन क्या हो सकता है? पहला ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, और चौथा CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो कूट में बल्क में आंसर देना है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। ऑक्सीडेशन बिल्कुल हो सकता है, ऑक्सीकरण की वजह से जो है ना लोहे में जंग लगती है। तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया के द्वारा जंग लगती है। चौथा क्या है? CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, बिल्कुल गलत है, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी 1 और 3 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा के लिए एकमात्र सत्य कथन कौन सा है? प्रत्यावर्ती धारा मीन्स क्या होता है? AC, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। केवल धारा की दिशा आवर्त रूप में परिवर्तित होती है, ऑप्शन बी। धारा की दिशा व परिमाण दोनों आवर्त रूप में बदलते रहते हैं, ऑप्शन सी। केवल धारा का मान आवर्त रूप से बदलता है, ऑप्शन डी। धारा की दिशा तो परिवर्तित होती है परंतु मान नियत रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा धारा की दिशा और परिमाण दोनों आवर्त रूप से बदलते रहता है। आप ये देखो अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है, इस तरह साइनोसॉइडल फॉर्म में ये फ्लो करती है। तो एक बार इसका डायरेक्शन आप देखो, हर पॉइंट में आपको डायरेक्शन अलग दिखेगा। एक बार डायरेक्शन ये अपवर्ड है, अगेन यहाँ पे देखो डाउनवर्ड है, ओके। फिर यहाँ देखो अपवर्ड है, तो ये डायरेक्शन चेंज हो रही है, ओके। तो दिशा तो इसकी परिवर्तित हो रही है और परिमाण भी परिवर्तित होगा। देखो यहाँ पे ये प्लस जाएगी, ऊपर जा रही है मतलब यहाँ पे प्लस मान है, यहाँ जब नीचे जा रही है यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। इस तरह से आप देखोगे कि इसका परिमाण भी जो होता है ना वो बदलती रहती है। तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए सबसे सत्य कथन हो जाएगा धारा और परिमाण दोनों ही आवर्त रूप से बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में विद्युत वाहक बल जो होते हैं वो किसके समानुपाती होगा? चुंबकीय फ्लक्स के, ऑप्शन बी। परिपथ के प्रतिरोध के, ऑप्शन सी। चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के, एंड ऑप्शन डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर का, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो विद्युत वाहक बल होता है EMF, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गमन नहीं कर सकता? अनुप्रस्थ तरंग को गमन करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कौन नहीं कर सकता? हवा में अवरक्त किरणें, निर्वात में अवरक्त किरणें, स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने से उत्पन्न तरंगे, और खींचा हुआ डोरी में उत्पन्न तरंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। स्प्रिंग को खींचकर छोड़ देने वाले जो उत्पन्न तरंगे होती है ये एक तरह से स्टैटिक एनर्जी होती है, और इसको गमन करने के लिए क्या होता है, मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुप्रस्थ तरंग की तरह गमन नहीं कर सकता, ये अनुदैर्ध्य तरंग की तरह गमन करेगी। लेकिन अनुप्रस्थ में अगर आप देखोगे हवा में अवरक्त किरणें जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंग की तरह गमन करती है। निर्वात में अवरक्त किरणें भी होती है, और खींचा हुआ डोरी में उत्पन्न जो तरंगे होती है वो भी अनुप्रस्थ तरंग की तरह काम करता है। और एक होता है जब तालाब में आप पत्थर फेंकते हो तो वहाँ जो लहरें बनती है वो भी अनुप्रस्थ तरंग की तरह काम करता है। उसमें क्या होता है, एक जो लहर होती है वो लंबवत डायरेक्शन में होती है, ठीक है। लहर इस तरह लंबवत डायरेक्शन में होता है, और वहाँ पे कण जो होता है ना वो संचरित नहीं करता है, लेकिन कण जो होता है एनर्जी को दूसरे कण में संचरित कर देता है, इस तरह से दूसरे कण में संचरित कर देता है, और आपको दिखता है कि लहर आगे बढ़ रही है, लेकिन कण वहीं पे रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में चुंबकशीलता का मात्रक क्या होता है? एम्पियर पर मीटर, ऑप्शन बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर, एंड ऑप्शन डी कोई मात्रक नहीं होता, यह एक मात्रकहीन संख्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेनरी पर मीटर, ठीक है। SI पद्धति में चुंबकशीलता का जो मात्रक होता है वो हेनरी पर मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित होती है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आवर्तकाल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवर्तकाल, ठीक है। सरल आवर्त गति जो होती है वो आवर्तकाल के द्वारा संरक्षित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन का मान बढ़ने से दोलन का अपवर्तनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर सभी कथन गलत हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, ठीक है। विस्थापन का मान जब भी बढ़ेगा तो दोलन का जो आवर्तकाल होता है वो भी बढ़ता है, दोनों ही एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पदार्थ के विशिष्ट गुणधर्म होते हैं, इनको किन दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? ऑप्शन ए भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ऑप्शन बी ऊष्मीय और व्यवहारिक गुणधर्म, ऑप्शन सी भौतिक और आर्थिक गुणधर्म, एंड ऑप्शन डी भौगोलिक गुणधर्म तथा
आकृति गुणधर्म। तो प्रत्येक पदार्थ का जो विशिष्ट गुणधर्म होता है उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाएगा भौतिक गुणधर्म, दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुणधर्म। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूला झूलती हुई किसी लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि आवर्तकाल जो होती है, टी जो होती है, वो द्रव्यमान से संबंधित नहीं होती। ठीक है, द्रव्यमान से इसका कोई संबंध नहीं होता है। तो द्रव्यमान को अगर कितना भी बढ़ा दो, आवर्तकाल नो चेंज। तो द्रव्यमान यहाँ पे बढ़ रही, देखो एक लड़की थी, उसके बगल में दूसरी लड़की आ गई, तो द्रव्यमान मान लो 2m हो गया। तो 2m हो गया तो फिर इससे आवर्तकाल में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान से रिलेटेड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो ऑप्शन ए एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन बी डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है, ऑप्शन सी सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मतलब इन्वर्टर एक ऐसा युक्ति होता है जो एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है और डीसी वोल्टेज को एसी वोल्टेज में बदलता है। मतलब इन्वर्टर दोनों का काम करेगा। ठीक है, और एक तरह से अगर आप देखोगे तो इसमें से एक काम रेक्टिफायर का होता है। ठीक है, रेक्टिफायर का होता है। तो रेक्टिफायर क्या करेगा, रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। मतलब जब चार्ज करते हो आप इन्वर्टर को तो उस टाइम चार्ज करने का काम करता है रेक्टिफायर, और जब उसको यूज करते हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती है, तब वो डीसी में स्टोर जो है ना, उस डीसी को अगेन एसी में कन्वर्ट करके आपके जितने भी टूल्स है उसमें यूज होता है। तो उस टाइम ये जो कन्वर्ट करने का काम करता है ये इन्वर्टर करता है, और इसको चार्ज के टाइम एसी को डीसी में रेक्टिफायर करता है। तो इन्वर्टर दोनों ही कंबाइंड रूप से, इन्वर्टर में क्या होती है, ये दोनों ही कंबाइंड रूप से काम करते हैं, रेक्टिफायर भी और इन्वर्टर भी। और ये दोनों क्या करते हैं, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करके आपका जो काम होता है वो हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का विद्युत वाहक बल किस पे निर्भर करेगा, प्लेटों के बीच की दूरी, सेल की ऊंचाई, इलेक्ट्रोड की प्रकृति, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रोड की प्रकृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का दाब बराबर होता है, ऑप्शन ए एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के, ऑप्शन बी एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के, ऑप्शन सी एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के, एंड ऑप्शन डी एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो किसी भी गैस का जो दाब होता है ना वो किसके बराबर होगा, एकांक आयतन में सब अणुओं की संपूर्ण स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा के 2/3 भाग का ये बराबर होता है। कोई भी गैस का प्रेशर जो होता है वो इसी के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबे समय अंतराल में ली गई किसी गैस के एक अणु की औसत गतिज ऊर्जा, ऑप्शन ए गैसों के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है, ऑप्शन बी गैसों के परम ताप के समानुपाती होगा, ऑप्शन सी गैसों के परम ताप के वर्ग के समानुपाती होगा, एंड ऑप्शन डी गैसों के परम ताप पर निर्भर नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैसों के परम ताप के समानुपाती होगा। ठीक है, कोई भी एक लंबे समय अंतराल में किसी गैस की जो औसत गतिज ऊर्जा होता है उसको अगर आप लोगे तो आपको पता चलेगा कि वो परम ताप के समानुपाती हो रहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जो, ऑप्शन ए आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, ऑप्शन बी वाहनों की गति मापती है, ऑप्शन सी द्विआयामी तस्वीर लेती है, द्विआयामी जो होती है ये 2D जिसको बोला जाता है, 2 डायमेंशनल, एंड ऑप्शन ए जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेशित कण को और भी ऊर्जा प्राप्त करवा के उसको गतिशील बनाए रखती है। ओके, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कीजिएगा, सभी के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और तैयारी को अच्छे से करना है तो हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते है वो। और अगर PDF डाउनलोड करना है तो वो भी आपको ऐप में ही मिलेगा, बहुत ही शानदार 8000 क्वेश्चंस का PDF है। अगर वो भी पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।